तो जो फाइंडिंग्स हैं वो जो आपके इमेजेस बताने हैं वो बताएंगे कि सुप्रास्टर्नल विंडो से कलर एम मोड है, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा का, उसमें होलो डायस्टोलिक फ्लो रिवर्सल है, एएमएल की फ्लटरिंग है, और जो है 2D पे एम मोड जो है एट द लेवल ऑफ माइट्रल वेल्व है। इसी तरह एब्डोमिनल एओर्टा में पीडब्ल्यू एप्लीकेशन है और फ्लो रिवर्सल है इन द एब्डोमिनल एओर्टा। सो ऑल दीज फाइंडिंग्स आर स्पेसिफिक और सेवेयर aortic regurgitation and in asymptomatic patient we need AVR. So this is the key of the patient. Coming to the next slide. This is the clip number 3. This is 20 years old male with a history of weight loss and anorexia for the last 2 months. So questions related to this patient are: what is the main findings on the echo images? What is the most likely pathological diagnosis expected? And how will you manage this patient? What is the treatment? Okay, so the time starts now. So 30 seconds left. Two minutes up. जी sir, please. तो इसमें जो फाइंडिंग है वो ये है कि मल्टी लोबुलेटेड एक इन्वेजिव मास है विच इज अटैच टू द आरए फ्री वॉल। और फाइंडिंग्स जो हैं रिलेटेड वो ये है कि पेरिकार्डियल एफ्यूजन है और आरबी फ्री वॉल का कोलैप्स है, बोथ इन सिसिली एंड डायस्टली। तो मोस्ट लाइकली हमने पूछा था फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड, वो एंजियोसार्कोमा है। आरए के अंदर कोई भी इन्वेजिव मल्टी लोबुलेटेड मास हो तो मोस्ट कॉमन जो फाइंडिंग है, अब हमारा स्टेम भी थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि वेट लॉस और एनोरेक्सिया की हिस्ट्री है। तो तो इसमें आपको टॉप मोस्ट एंजियोसार्कोमा रखना है, आपको इन्वेसिव मास इस तरह को इन्फिल्ट्रेशन और पेरिकार्डियल फिन के साथ मिले। इसमें एक ये हो सकता था कि क्वेश्चन मजीद हम फाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ दिस मास। तो उसमें है कि आप क्लॉट लिख सकते थे, कोई और एनी अदर ट्यूमर लिख सकते थे, लेकिन इस सिनेरियो के अंदर स्टेम से जो मैच करे कि वेट लॉस एनोरेक्सिया की हिस्ट्री और मल्टीलोबुलेटेड इन्वेसिव मास इन आरए फ्री वॉल विद पेरिकार्डियल फिन, तो मोस्ट लाइकली एंजियोसार्कोमा। क्योंकि यंग मेल था, अनफॉर्चुनेटली वो लॉस द फॉलो अप ऑफ दिस पेशेंट। So treatment is surgical resection and chemotherapy, but the prognosis is very poor despite all the measures. So this was the coming So to the RA में एक्सोमा क्यों नहीं है सर? एक तो उसकी लोकेशन है, ठीक है, और उसकी एज ग्रुप है, वो 20 ईयर्स ओल्ड मेल है। मिक्सोमा लेटर एज में फीमेल्स में ज़्यादा होता है। उसकी एनोरेक्सिया वेट लॉस की हिस्ट्री ऑल्दो मिक्सोमा में भी हो सकती है ड्यू टू साइटोकाइन रिलीज। rather another thing is that is multilobulated, it is invasive, फ्री वॉल को इन्वेस ने इन्वेट किया हुआ है, और दूसरा ये कि इसकी लोकेशन फ्री वॉल है, सेप्टम पे नहीं है। तो अब अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछते तो उसमें आप मिक्सोमा, फिर मिक्सोमा पेरिकार्डियल फ्यूजन से रिलेटेड नहीं है, तो वो भी एक
कैच पॉइंट था कि ये कोई मेलिग्नेंसी है, इसने पेरिकार्डियल एफ्यूजन किया हुआ है। तो और बहुत सारी थ्रोम्बस क्यों नहीं चीज़ें है जो, सर? और मिक्सोमा के उसमें ये है कि हमारे पास स्टेम से क्लू नहीं है। दूसरा ये है कि आपका ट्राइकस्पिड वेल्व, ऑल्दो मैं माइपोलॉजी के बहुत अच्छा इसमें विजिबल नहीं है, लेकिन हमारे पास जो इमेजेस स्टोर है उसमें ट्राइकस्पिड वेल्व इसका नॉर्मल था, तो थ्रोम्बस की लाइक्लीहुड भी रिलेटिवली कम थी। तो ये डिफरेंशियल में हम एक कर ठीक हो सकते गया थे सर। स्टेम डाल ओके, के। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 68-year-old female with rapidly progressive severe shortness of breath and orthopnea. तो questions related to this patient are: what are the findings in each image, what is the diagnosis, what is the underlying disease? So one thing is ke what is the echo diagnosis, and one thing what could be the underlying disease of this problem. So the time starts now. One minute is up. Two minutes is up. Okay. ये पेशेंट आप देख सकते हैं was very symptomatic. She may unfortunately the lady was very symptomatic, very rapidly progressive heart failure. We can see biatrial enlargement. We can see the left ventricular hypertrophy. We can see the pericardial effusion. तो आपने इमेज की फाइंडिंग जो रिपोर्ट करनी है वो पेरास्टर्नल, हमने सॉरी एपिकल 4 चैम्बर व्यू और बाइएट्रियल एनलार्जमेंट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, ये मेन फाइंडिंग है। एक एको आर्टिफैक्ट भी आ रहा है इसमें लेटरल माइट्रल एनुलस से, वो भी पूछा जा सकता है। जो आपकी ये इमेज है ये बहुत टिपिकल है। आप देखेंगे इसमें जो रेड है वो नॉर्मल काइनेसिस है, और जो पिंक है वो हाइपो टू ए काइनेसिया है, और जो ब्लू है वो डिसकाइनेसिया है बिल्कुल ही। तो आप देखें कि एपिक्स की तरफ रेड है, यानी कि एपिक्स की काइनेसिस प्रिजर्व है, जबकि बेजल सेगमेंट्स और मिड सेगमेंट्स की काइनेसिस वेरी पुअर है। तो ये जो अपेयरेंस है ऐसे लगता है जैसे कि एक केक है और उसके ऊपर चेरी रखी हुई है सेंटर में। इस अपेयरेंस को हम कहते हैं चेरी ऑन टॉप अपेयरेंस। तो दिस चेरी ऑन टॉप अपेयरेंस ऑफ स्ट्रेन इमेजिंग इज़ वेरी टिपिकल ऑफ एमाइलोइडोसिस। जब हम स्ट्रेन इमेजिंग करते हैं एलवी की, तो उसमें डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं, जैसे कि हॉकम में या और डिजीज़ में, कीमोथेरेपी के अंदर और इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स के अंदर। तो जो चेरी ऑन टॉप अपीयरेंस है इट इज़ रिलेटिवली स्पेसिफिक फॉर द एमिलोइडोसिस। तो ये स्ट्रेन इमेजिंग ऑफ द एलवी है, और इसमें हम चेरी ऑन टॉप अपीयरेंस देख सकते हैं, यानी कि चेरी ऑन द केक। तो ये इमेज बहुत बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है इस पेशेंट में।
और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी ये हेपेटिक वेन का पे PW डॉपलर है और उसके फ्लो पैटर्न्स है। तो हेपेटिक वेन का PW डॉपलर हम सबको पता है कि उसमें S और D वेव्स हैं, डायस्टोलिक, और फिर दो रिवर्सल्स आ जाते हैं, एट्रियल और वेंट्रिकल। तो आप देखें कि जो नीचे ECG के ट्रेसिंग के साथ एक ग्रीन कलर की लाइन अप एंड डाउन हो रही है, ये रिस्पायरोमीटर इसको लगा हुआ है। तो जब ये लाइन अप होती है वो इंस्पायरेशन है, और जब ये लाइन डाउन होती है तो ये एक्सपिरेशन है। तो जो लाइन से ऊपर फ्लोज आ रहे हैं वो रिवर्सल्स हैं। तो आप अगर रिवर्सल्स को देखें, जो प्रोमिनेंट रिवर्सल्स हैं, एक बिल्कुल मिड में है और एक लेफ्ट साइड पे, ये उस वक्त आ रहे हैं जबकि ग्रीन लाइन अप हो रही है, यानी कि इंस्पायरेशन में, ये इंस्पायरेटरी रिवर्सल्स हैं। तो एज वी नो कि आप रिस्ट्रिक्टिव और कंस्ट्रिक्टिव फिजियोलॉजी में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आप देखते हैं कि अगर इंस्पिरेशन में है तो रिस्ट्रिक्टिव है, और अगर एक्सपिरेशन में है तो कंस्ट्रिक्टिव है। तो इसमें हमें क्लियर नजर आ रहा है कि इंस्पिरेशन में रिवर्सल है तो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न है तो इस पेशेंट का। ये चेरी ऑन टॉप अपेयरेंस है जो सजेस्ट कर रही है कि माइलोडोसिस है, और 2D में हमने देख लिया है कि वो रिस्ट्रिक्टिव बायोमेट्रिक को फेवर करती है फाइंडिंग्स। और ये चौथा इमेज है, तो हमने इसको दिखाया नहीं आप लोगों को, खैर ये भी रिलेटेड है। इसमें आप देखें कि ये M मोड एप्लीकेशन है सेम पेशेंट में, और ये जो है इसमें आपको L वेव नज़र आ रही है बिल्कुल सेंटर के अंदर M मोड के अंदर। तो दोनों नॉर्मली E और A वेव्स होती हैं, लेकिन एक सेंटर में एक M नज़र आ रही है। तो डायग्नोसिस इज biatrial enlargement, hypertrophied ventricles, pericardial effusion, strain imaging, bullseye image है, cherry on top appearance है, inspiratory flow reversal है on the hepatic vein PW application, and M mode में L wave है जो कि elevated filling pressures को शो कर रही है। तो इसका ग्रेड 4 रिवर्सल था, बाकी सारे पैरामीटर्स भी ग्रेड 4 को डायस्टोलिक डिस्फंक्शन को फेवर करते थे। इसकी एको डायग्नोसिस रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, और जो है फाइनल डायग्नोसिस इसकी जो है वो स्पेसिफिक फॉर एमाइलोइडोसिस है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस था ये। द पेशेंट वाज स्कूल टीचर एंड स्टिल इन वेरी मिजरेबल कंडीशन एट द मोमेंट। और दिस कमिंग टू द आवर नेक्स्ट क्लिप। This is 30-year-old male in cardiogenic shock and in acute heart failure. So what are the findings in each image? What is the diagnosis and what is the immediate therapy? फिर हमारा टाइम स्टार्ट हो गया। सर आपका जो इमेज है वो यहाँ पे विजुलाइज नहीं हो रहा मेरे पास। अब श्योर है। ओके जी, सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। वन मिनट अब। टू मिनट अब। ओके। ये पेशेंट हमारे पास एब्डोमिनल पेन और जॉन्डस के साथ एडमिट हुआ था। इसको टिपिकल चेस्ट पेन नहीं था, तो ये शॉक में था, और
और इसके रीनल पैरामीटर्स डिरेंज थे, तो सेप्टिसीमिया की लाइन पे ट्रीट हो रहा था। हमने इसके आइनोट्रॉप से बेड्स में शिफ्ट किया एको रूम में, और हमें ये फाइंडिंग मिली कि इसको बहुत severe डी बैके टाइप 1 aortic dissection है। We can see the dissection flap freely moving in the aortic root, और dilated aortic root हुआ हुआ है उसकी वजह से, और dissection flap ने जो है वो mitral aortic valve को completely incompetent किया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री एआर किया हुआ है इस पेशेंट को। तो to the next image, तो ये जो इमेज है ये एब्डोमिनल एओर्टा से है, लॉन्गिट्यूडनली हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, और इसमें आप डायसेक्शन फ्लैप को फ्रीली मूव करते हुए देख रहे हैं सेंटर में। तो इसका डायसेक्शन फ्लैप ऑल द वे ट्रेसेबल था फ्रॉम द एओर्टिक रूट टू द डिसेंडिंग टू द एब्डोमिनल एओर्टा, और आर्च ऑफ द एओर्टा में इसकी एक एंट्री एग्जिट वहाँ थी और एक पीछे को थी। इसमें आप ये देखें कि ये लिवर सब्सटेंस में जो नज़र आ रहा है एक आर्टिफैक्ट भी नज़र आ रहा है इस मूविंग स्ट्रक्चर का। तो ये एमोड एप्लीकेशन है इसी सेम पेशेंट में एट द लेवल ऑफ माइटल वेल्व, और आप उसमें देखें कि नॉर्मली जो एम पैटर्न बनता है या ई और ए स्लोप वो बनती हैं पैटर्न, वो नहीं है, सिर्फ एक अप डिफ्लेक्शन आ रहा है, उसके बाद माइटल वेल्व बंद हो जाता है कम्प्लीटली। तो ये प्री मेच्योर क्लोजर है, यानी माइटल वेल्व का डायस्टोलिक ओपनिंग है ही नहीं, वो बिल्कुल क्लोज हो जाता है डायस्टी में। तो प्री मेच्योर क्लोजर है एओर्टिक, अगर ईसीजी लगा हुआ होता तो हम इसको बेहतर कर सकते थे। बाहर ये टिपिकल फाइंडिंग है, टिपिकल अपीयरेंस है प्री मेच्योर माइटल वेल्व क्लोजर की in this particular patient. So findings are dilated aortic root, dissection flap, incompetent aortic valve, premature mitral valve closure, and dissection flap in the abdominal aorta. So diagnosis is acute aortic dissection, DBACA1, cardiac emergent cardiac surgical repair. Unfortunately, the patient was referred to another big center of the area, and where patient was actually was not patient then again came back to Bahawalpur and expired in emergency of Bahawalpur after 3 days. So this is another clip. 45-year-old male with progressive dyspnea and complete heart block. So this is a 45-year-old male with progressive dyspnea and complete heart block. What are the findings? What is the diagnosis? And how will you manage this patient? Okay, so the time starts now.
2 minutes up. Okay, so you can see this parasternal long axis view. It looks modified or off axis. जो नॉर्मली पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू में होता है, आपको एओर्टा नजर आ रहा होता है और एओर्टिक वेल्व, लेकिन आप इसमें दो वेल्व देख रहे हैं जो एक ही साइड पे खुल रहे हैं। इनके दो वेसल्स की सेम ओरिएंटेशन है, जो कि पैरेलल अरेंजमेंट है एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी की। तो इस तरह की रिकॉर्डिंग जब भी आए तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में टीजीए और सीसीटीजी आ जाता है, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ ग्रेट वेसल्स। होता ही है कि इसमें एओर्टा इंटीरियरली चला जाता है। सो इस व्यू के अंदर आपको, और नेक्स्ट व्यू में आपको क्लियो है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो आपको पता है कि जो कोई भी वेंट्रिकल जो है वो अपने वेल्व की अटैचमेंट से पहचाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड पे वेंट्रिकल है, जो कि सिस्टेमिक वेंट्रिकल है, उसमें उसके वेल्व की जो अटैचमेंट है वो टुवर्ड्स द एपिक्स है, मोर रादर एज कंपेयर टू द सेम एवी वेल्व ऑन द लेफ्ट साइडेड चैम्बर। तो जो वेल्व की अटैचमेंट मोर टुवर्ड्स द एपिक्स होती है वो ट्राइकस्पिड वेल्व होता है। So tricuspid valve along with its ventricle RV is on the right side, and the mitral valve along with its ventricle left ventricle is on the left side. RV को सिस्टेमिक काम करना पड़ रहा है, इसलिए वो डायलेट हुआ है और उसके ट्रेबिकुली और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं टुवर्ड्स द एपेक्स। ये पेशेंट कंजेनिटली करेक्टेड ट्रांसपोजिशन का है, क्योंकि हमें पता है कि ये इसकी एज जो थी वो 50 ईयर्स ओल्ड है और उसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, which is found in about 30%, if I am not wrong, of the patient with CCTG। सो इसका एज ग्रुप और इसका कंप्लीट हार्ट ब्लॉक ये पॉइंट कर रहा है कि ये जो पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ आर्टरीज है वो कंजेनिटली करेक्टेड ट्रांसपोजिशन की वजह से है। तो क्योंकि इसका हार्ट रेट 50 और 60 के दरमियान है, तो हमने इसको वंस ऑफर किया कि आप पेस मेकर डलवा लें। हमें पता था डिफिकल्टीज भी आएंगी, बट ही रिफ्यूज, ही इज ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट राइट नाउ। तो ये CCTGA का पेशेंट है, और इसका जो सिस्टेमिक जो वेल्व है वो इनकॉम्पिटेंट हुआ है और ये हार्ट फेलर की थेरेपी पे। See, you can okay. Finding when parallel arrangement of the great arteries, RV and tricuspid valve are on the right side. The diagnosis is CCTGA, treatment is surgical repair and permanent pacemaker। सी के आप इस पे कुछ कमेंट देंगे परमानेंट पेसमेकर की इंसर्शन पे और डिफिकल्टीज पे? सर वो किसी और दिन के लिए रख लेते चले हैं। ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट सिनेरियो। 50 years old female, asymptomatic male। इसकी एक रूटीन एको हो रही थी जो प्री पीपीएम चेक था, ये परमानेंट पेस मेकर इम्प्लांट के लिए आई थी पेशेंट। तो इसका जो था, व्हाट आर द फाइंडिंग्स, व्हाट इज द डायग्नोसिस, व्हाट इज सजेस्टेड टू पीपीएम इम्प्लांट? Time started now. One minute up.
2 minute up. ओके, तो ये सॉरी, ये दो पेशेंट बैक टू बैक हमारे पास आए थे। ये पीपीएम के नहीं थे, वो दूसरे इमेजेस हैं, वो भी हमारे पास हैं। उसमें हमने इम्प्लांटर को पहले ही अलर्ट कर दिया था कि आपने को ये इसमें इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, द फाइंडिंग्स आर कि इसमें आप देख सकते हैं कि एलए के बिल्कुल साथ एवी ग्रूव में एक डायलेटेड सा एको फ्री स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, और उसके बिल्कुल पीछे आपको पेरिकार्डियम के पोस्टीरियरली एओर्टा भी नज़र आ रहा है सर्कुलर। सो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। तो जो एवी ग्रूव में है ये कॉर्नरी साइनस है और इट इज़ वेरी डायलेटेड, और एओर्टा जो है वो पेरिकार्डियम के पीछे है, और वो बर्फ के कॉर्नरी साइनस से भी स्मॉल साइज में। तो ये डायलेटेड कॉर्नरी साइनस इसमें नज़र आ रहे हैं हमें। इसमें हमारी सीनियर रजिस्ट्रार्स उन्होंने बहुत अच्छा किया था। उन्होंने एक्चुअली, हमने उनको पहले कहा हुआ था कि ये आप स्टडी कर सकते हैं। आप देखें, उन्होंने सलाइन इंजेक्ट किया लेफ्ट आर्म की वेन में, और आप देख सकते हैं कि जो सलाइन है एजिटेटेड, वो पहले डायलेटेड कॉर्नरी साइनस में अपीयर हुए और फिर आगे के अंदर, यानी कि जो लेफ्ट साइड की वेन्स आ रही हैं उनकी ओपनिंग जो है वो इसी स्ट्रक्चर के थ्रू कॉर्नरी साइनस में फर्स्ट है, एंड देन इनटू राइट एट्रियम में। नॉर्मली तो राइट लेफ्ट साइड आर्म से जो वेन आ रही होती हैं वो इनोमिनेट वेन के ज़रिए जो है वो राइट साइड पे आ जाती हैं, और राइट की फिर एसवीसी से मिलकर वो एसवीसी बनाती हैं राइट साइड की वेन से। तो राइट साइड एसवीसी होता है, लेकिन ये, और फिर वो आरए में ड्रेन होता है। तो अगर नॉर्मल होता तो पहले नॉर्मल पेशेंट होता, नॉर्मल वीनस एनेटमी होती, तो हमें आरए में पहले कंट्रास्ट नजर आता है जिट्स लाइन। इसमें हम देख सकते हैं कि पहले कोरोनरी साइनस में आ रहा है। तो इस पेशेंट की जो फाइंडिंग्स हैं कि वो ये हैं कि डायलेटेड कोरोनरी साइनस है, एजिटेटेड लाइंस first appears in the coronary sinus, then in the RA, which is diagnostic of left persistent SVC. It is a relatively benign condition, लेकिन किसी ऐसे पेशेंट में जो पेस मेकर के लिए जा रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं। इसको पिक करना ज़रूरी है। अगर आपने पहले पिक नहीं किया तो इम्प्लांटर को बहुत डिफिकल्टी आनी है, ऐसे ही बताएंगे। तो हमारे पास एक अगला, इसके बिल्कुल साथ पैरेलल 2 डेज के बाद एक पेशेंट आया, उसके इमेजेस भी हैं हमारे पास। उसमें हमने ये पहले से पिक किया और इम्प्लांटर को बताया, और लेफ्ट परसिस्टेंट ही था, लेकिन नसीब उन्होंने लेफ्ट साइड से डाल दिया, लेफ्ट एसवीसी से उन्होंने उसको पीपीएम पेश कर दिया था उस पेशेंट का। तो जी, इम्प्लांटर को भी ये बताया। बड़ा अच्छा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को कैथ लैब पे टेबल पे लिटाने से पहले उसका ज़ाहिर एको का वर्कअप होता है और बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन होती हैं। सो इफ़ यू हैव अ गुड आई, आप डेफिनेटली पिकअप कर सकते हैं डायलेटेड कोरोनरी साइनस को। और फिर पर्सिस्टेंट लेफ्ट एसवीसी को डायग्नोज करने के लिए जस्ट एक आपने सेलाइन स्टडी करनी है। इफ़ यू आर गुड एट इट और आप उसके पिक्चर सेव कर ले, पहले से इम्प्लांटर को बता दें, तो ज़िंदगी इम्प्लांटर की आसान हो जाती है। बट इफ़ यू हैव द एक्सपर्टीज़ और आप ट्राई करना चाहते हैं एक बार कि जी मैं पर्सिस्टेंट लेफ्ट एसवीसी से ही करना चाहता हूँ, मैं राइट साइड पॉकेट नहीं बनाना चाहता, राइट साइड की पॉकेट को मैं सेव करना चाहता हूँ, आने वाली ज़िंदगी के अंदर पेशेंट को अगर प्रॉब्लम होगी तो मेरे पास एक साइड सेफ होगी। सो इफ़ यू हैव द एक्सपर्टीज़ तो आप पर्सिस्टेंट लेफ्ट एसवीसी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मुझे चांस मिला था करने का। आई हैव डन पीपीएम्स एंड आल्सो आईसीटी, दो चैम्बर आईसीटी थ्रू लेफ्ट वेरी पर्सिस्टेंट गुड, ओके। एसवीसी। So coming to the eighth claim, 40 years old male with shortness of breath and syncope. The questions related to this patient are: what are the findings in the echo images? What is the diagnosis? And how will you manage this patient? So your time starts now. One minute up.
15 seconds left. Two-minute up. Okay, 40 years old male patient with syncope. This is M mode at the level of the mitral valve, and with the with the help of ECG tracing, you can see the contact of the mitral valve with the septum in systole. So this is SAM. So sometimes the ECG is not attached with, even then you should be able to pick the SAM because it is very typical finding, and in a similar way you should be able to pick the mitral valve prolapse. You can see in the systole, in the CD line, you can see the mitral valve moves anteriorly and makes a contact with the septum. So this is SAM and this is CW application, and you can see the late peaking or dagger shape gradient coming from this very high gradient. The findings are M mode mitral valve, systolic interior motion of the AML causing LVOT obstruction, dagger shape late peaking LVOT pressure gradient recording by CW. So diagnosis was hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Treatment options were ICD because the patient has syncope, and myectomy, alcohol-based ablation for refractory symptoms. So coming to the clip number 9. 19 years old male presented with palpitations. So, questions were, what are the findings, what is the diagnosis, and how will you manage this patient? Time starts now. One minute is up. Okay. 2 minute is up. So this is parasternal short axis view. At the level of great vessels, we can see aortic valve with the center. The simplest way to remember the cusp is to remember this RVOT. The cusp adjacent to this is right coronary cusp, and the cusp which is adjacent to interatrial septum is the non-coronary cusp, and the one which is left coronary cusp. So the the one which is with the interatrial septum is the non-coronary cusp. This is interatrial septum, and adjacent cusp is non-coronary. So we can see in the right coronary cusp there is some defect which is opening into the RVOT. In this zoom image, you can see this defect clearly, and there is typical appearance of windsock. We know windsock appearance. So this is rupture right sinus of Valsalva into the RVOT. Here you can see the typical windsock appearance and the gap.
So it is causing a persistent pressure gradient between the aorta and the RVOT, which has been recorded in this CW image, and you can see there is persistent flow in both systole and diastole. So there is a persistent pressure gradient between the aorta and the RV. So the diagnosis and findings are the ruptured sinus of Valsalva, aneurysm into the RVOT. It is Windsock appearance clearly visible, and there is continuous pressure gradient. So the treatment is surgical repair. This echo has been recorded by myself for study purpose, and you can see the typical um, Windsock appearance of the patient in this. सो वेरी Which is नाइस एको। इस तरह का एको मिलना, इवन आप इंटरनेट पे भी जाके ढूंढने लगें तो आपको नहीं मिलेगा इतना क्लीन एंड very क्लियर। bookish. I purposefully made it bookish, like to understand my our trainees what is Windsock actually. एग्जैक्टली मैं ही कहना चाह रहा था कि अगर आपको विंड सॉक का वर्ड तो बुक्स में मिलेगा, लेकिन जब आप उसको ढूंढने निकलेंगे गूगल करेंगे तो आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इमेज है। और दूसरी चीज़ मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कि आपने कहा कि परसिस्टेंट फ्लो है, दैट इज़ वाई वी हैव द कॉन्टिन्यूस मेमोरी ऑन ऑस्कल्टेशन इन सच पेशेंट्स। Exactly. So coming to our clip number 10, 34-year-old pregnant female with a history of fever and orthopnea. So what are the diagnoses? She has 7 months of gestational amenorrhea when she was with us, and So time starts now. $30 left. Two minutes up. okay. The patient has mechanical mitral valve which looks bileaflet, and this is transesophageal image, most probably between 100 and 120 degrees, because we can see the aortic valve as well, and longitudinal. So there are two echogenic freely mobile masses on both ends of the this on attached to the sewing rings on both of its sides, and you can see the spontaneous echo contrast on in the left atrium. So these are the findings. So these patient has history of fever, which is rather very acute. She was having fever for last uh, 1 week. Some of our consultants were thinking the patient is not having any infective endocarditis because the history is very short and the vegetations were not visible on transthoracic echocardiography. So did the TEE in this patient, and we find this. So these are most likely vegetations, their attachment.
their movement and the pertinent history. T images, metallic bileaflet valve, large mobile masses attached to sewing ring on the left atrial side. So diagnosis is prosthetic valve infective endocarditis. The treatment is broad spectrum antibiotics as per culture and sensitivity or empirically on and the cardiac surgical. Unfortunately, patient expired just after 48 hours of this transesophageal echo because she was toxic and we didn't were unable to do anything for her. She was 7 weeks of gestational amenorrhea. This is clip number 11. 15-year-old boy with exertional shortness of breath and weight loss. So what are the findings? What is the diagnosis? What blood tests you advise? Initially to support your diagnosis, how will you manage? So time starts now. One minute up. Two-minute up. Okay. So this boy was diagnosed with a case of hypertrophic cardiomyopathy. She came to my OPD Hasif and her echo report showed apical hokum. I said Okay, okay. I open on HIMS him and on first sight I said it is Loeffler's endocarditis. Yes, So yes, exactly, this is exactly. typical appearance of endomyocardial fibroelastosis. Actually, the difference Typical. between two is the eosinophil count. If the eosinophil count is raised, then it is and persistently raised, and then it is Loeffler's. Otherwise, it is called endomyocardial fibroelastosis. So biatrial Amazing, enlargement amazing. and the thrombotic obliteration of both the apices of the LV and RV. This is a very young boy and not getting better with any treatment. He is coming to my OPD. I discussed with very good surgeons and they said we need ECMO, we need very high risk consent because this surgery is very rare and actually the patient needs endocardiectomy and pericardiectomy simultaneously. So this is the therapy of this. If he doesn't respond to anticoagulation and steroids, um, Very nice echo so clip, sir. Actually, I'm not happy for the patient because this is not a good thing to have. But I think the candidates right now who are at Zoom right now, they're lucky to have this patient. And देखें अब जो हम कहते होते हैं ना कि ये चीज़ें बड़ी रेयर हैं, ये कहाँ होती हैं, नहीं होती, तो हैं
हमारे पास ही हैं, इर्द गिर्द ही हैं, सिर्फ देखने वाली आंख चाहिए। वी मिस दीज पीपल, हम ये मिस करते हैं डायग्नोसिस, जो मुझे ये लगता है। ऐसा नहीं है कि ये डिजीज़ है नहीं और हम उनको डायग्नोस कर नहीं सकते, ये आपके इर्द गिर्द ही हैं। हर वो डिज़ीज़ जो किताब में लिखी हुई है वो पाकिस्तान में मौजूद है, ट्रस्ट मी। हसीब हम एक और सेशन करेंगे, बहुत सारे और केसेस हैं, खैर लेट्स सी। अच्छा, इसकी फाइंडिंग जो थी, फाइब्रोथ्रोम्बोटिक ऑब्लिटेशन ऑफ बोथ द वेंट्रिकुलर एपिसेस बाई एट्रियल इन्लार्जमेंट है। तो डायग्नोसिस इज एंडोमाइकोइडल फाइब्रोलासिस लॉफ्लर्स भी ठीक है, क्योंकि हमने यूसिनोफिल काउंट का नहीं बताया। तो इनिशियल ब्लड टेस्ट जो आप करवाते हैं वो यूसिनोफिल काउंट है। बेहतर ये है कि पेरिफेरल ब्लड फिल्म हो, हमने ट्वाइस थ्राइस रिपीट कराया बट वो परसिस्टेंटली नॉर्मल जा रहा था। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है इनिशियली स्टीरॉइड्स है, जिसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है एंडोमाइकोइडल फाइब्रोलासिस में, लॉफ्लर्स में ज़्यादा रोल है। और एंटीकोगुलेशन है एंड पेरिकार्डमी कार्डियक्टमी प्लस एंडोकार्डियक्टमी, बहुत कॉम्बिनेशन में होती है इस पेशेंट में। So this is our probably the last clip. 40 years old female, second last clip, 40 years old female with a history of cardiac surgery. What type of cardiac surgery is done in this patient? What type of device is there? What is the pathology and how will you proceed to manage? Your time starts now. One minute up. Two minute up. ओके, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा मेरा ख्याल है। इसमें मैकेनिकल माइटल वेल प्लेस हुआ है। वी कैन सी द स्टड्स विद इन द एल्वी कैविटी, सो इट इज बेसिकली स्टार एडवर्ड्स वेल, and we can see the moving puppet or silicon ball within the cage. And if we see carefully, look at the ball, we see black dots inside the ball and the oval shape of the ball. The patient has surgery about 20 years ago, and the lady has severe TR and actually an RV, and severe TR, which is actually causing severe symptoms to her, jaundice, abdominal distension, ascites. So if we look at the ball, we can see like small black spots, and it looks the ball has been degenerated and it is oval shaped. Actually, these are all echo artifacts, and when the echo wave passes through the ball, their speed slows down as compared to the other cardiac structures. So the ball looks like this oval. We did cinephroscopy, the poppet is perfectly all right. However, this patient has this this leak. And this is insufficient image, but from this image you can see this is regurgitation and it is coming through the valve. We are not certain, but it is valvular or paravalvular, but it more looks valvular in this image. So mechanical MVR, Star Edwards, Paul and Cage, valvular regurgitation most probably,
Treatment is redo MVR for symptoms, LV dysfunction, or refractory anemia. So whenever valvular regurgitation develop and patient has symptoms, heart failure symptoms, LV dysfunction, or refractory anemia, then he needs redo surgery. So this is our last clip. 30 years old male with shortness of breath. Two simple questions. What is the diagnosis? How we will manage? Okay, so your time starts now. $30 left. $2 up. Okay, now how does a mitral valve look like? Does it look like a parachute? See, This looks like a parachute to me. हाँ, क्योंकि उसकी आप शेप देखें वो दोनों बिल्कुल वो हैं। अच्छा, इसमें सिंगल पेपिलरी मसल होता है और जो है वो दोनों लीफलेट उसकी तरफ अटैच होते हैं, इसलिए टिप्स एक दूसरे के साथ ऐसे ज्वाइन नजर आती हैं। तो दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक पैराशूट। ये देखें, क्योंकि वो एक ही तरफ टिल्ट हुए हैं दोनों। शॉर्ट एक्सिस में देखें, आपको एक तरफ पेपिलरी मसल नजर आ रहा है, दूसरी तरफ नहीं है पेपिलरी मसल। सो बेसिकली दिस इज ए पैराशूट माइटरल वेल्व। और अगर ये इनकॉम्पिटेंट होगा तो फिर जाहिर बात है रिपेयर तो होता नहीं है, रिप्लेस ही होगा। So this is parachute might have a single peptide muscle because of and the valve replacement when indicated. Thank you all. This is all about today. Thank you so much, Dr. Rahman. Actually, to be honest, I was not expecting कि इतना high quality data देखने को मिलेगा. I was thinking we are just going for a mock exam of typical echo scenarios. लेकिन जो आपने डाटा दिखाया है, एक तो बड़ा नीट एंड क्लीन इमेजेस थे, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ये सब रेयर चीज़ें थी जो कि आम तौर पर आपको घंटा 2 घंटा 3 घंटा गूगल पे सर्च करने के बाद एक आधा क्लिप मिलता है। क्योंकि मैंने सब कुछ किया हुआ है, इसलिए मुझे इस बात का अंदाज़ा है और मुझे कदर है इस बात की कि ये एको क्लिप्स कितने प्रीशियस हैं। तो मैं इसके लिए बड़ा थैंकफुल हूँ आपका, स्पेशली आपने टाइम निकाला, इतनी मेहनत की और क्लिप्स को सेव करके रखा हुआ है। एंड मैं आई एम इन दिस टीचिंग थिंग फॉर लास्ट 2.5 years, और आप मेरे भी उस्ताद हैं और शुरू से हम आपको फॉलो करते आ रहे हैं। तो वो चीज़ आपने अभी तक लूज़ नहीं की। ये चीज़ें आपने सेव डेफिनेटली इसीलिए की थी बिकॉज आप अपने स्टूडेंट्स को हमेशा पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं कि आज हम उनको पढ़ाएंगे तो कल को वो भी अच्छा इलाज कर सकेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड एज वेल एज हाँ, फ्रॉम द स्टूडेंट्स फ्रॉम द कैंडिडेट्स। ऐसे टिपिकल इमेजेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमने तैयारी भी की हुई है, बहुत सारी करवाई भी है और अबैको बोर्ड में भी बहुत पड़ा हुआ है। मेरा ख्याल था कुछ चीज़ें ज़रा नई लेके आए, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो और पता चले कि ये डिजीज़ भी हैं और ये आ भी सकती है एग्जाम में। लेकिन
अब कैंडिडेट्स को ये पता चल गया कि जी एम मोड भी आते हैं, कलर एम मोड भी आते हैं, पैटिक वेन से भी आ सकता है, और उससे रिलेटेड काइंडली क्वेश्चन भी स्क्रीन हो सकते शेयर, हैं। सर स्क्रीन हाँ, शेयर ऑफ कर दीजिएगा काइंडली। तो वो जो है अपने ट्रीटमेंट जो है वो भी जो है वो अपने किया जा सकता है, ट्रीटमेंट भी पूछी जा सकती है। तो बहुत सारे यानी कि ऑप्शंस हैं जो कि कैंडिडेट्स को पता होने चाहिए कि ट्रीटमेंट पूछी जा सकती है, फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन में से एक अगर स्टेम गलत भी हो गया है, फाइंडिंग नहीं पता चल रही, तो हो सकता है दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरा जो है वो कोई स्टेम ठीक हो जाए, तो आपने सारे आंसर करने हैं। ग्रेट ग्रेट, यू आर सो राइट। अच्छा एक चीज़ मैं फॉर द क्लियरेंस यहाँ पे, क्योंकि ये लाइव हो रहा है, 120 का नंबर जो मुझे याद है पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे थे। तो डॉक्टर मान, आर यू एन एग्जामिनर? Not now, but I don't want to be नॉट actually, नाउ, नॉट because I नाउ, cannot ओके। fail everyone. हाँ. ओके ग्रेट ग्रेट, एंड यू आर नॉट इवन अ सुपरवाइजर राइट नाउ? Yes. ओके, तो भाई ये सुन लें, ना मैं एग्जामिनर हूँ ना मैं सुपरवाइजर हूँ, ना सर एग्जामिनर है ना सर सुपरवाइजर है। इनमें से कोई भी क्लिप कल को एग्जाम में आ गया तो प्लीज़ हमें ना पकड़िएगा कि इन्होंने पेपर आउट किया, मेहरबानी कीजिएगा, बिकॉज सही है। दीज थिंग्स आर कमिंग अप दीज डेज। तो मैंने कहा इसको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ यहाँ पर। सर थैंक अच्छा यू सी सो मच। क्वेश्चंस क्वेश्चंस का उनको बता दें, कोई क्वेरीज हो तो वो आपसे पूछ लें जी डायरेक्टली, जी, मुझे व्हाट्सएप कर दें। जी, तो वो so the MIC discussion forum is available for you all the time, 24 hours। कोई भी क्वेश्चन किसी भी डिजीज से रिलेटेड आपका हो, आप फॉरम पे जाएं और वहाँ पे डॉक्टर नुमान भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ। आप वहाँ पे डायरेक्ट एक पोस्ट जनरेट कीजिए और जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछिए। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। इट इज़ वी आर फ्रीली अवेलेबल फॉर एवरीवन। ठीक हो गया जी। और सर आई होप कि हम दोबारा से एको के ऊपर कोई और मॉक एग्ज़ाम जनरेट कर पाएँ, कोई अरेंज कर पाएँ। आपकी टाइम अवेलेबिलिटी को भी देखना पड़ेगा और जो सिनेरियोज आजकल चल रहे हैं उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर कल को हम आपको दोबारा बुलाएं किसी चीज़ के लिए तो आप प्लीज़ हमें टाइम ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह सिर्फ जरूर, ऑलवेज इंशाल्लाह। ओके, चलें, सो थैंक यू सो मच थैंक डॉक्टर यू अजीब। नुमान, एंड थैंक यू सो मच थैंक यू। हाई नोन इब्रार, यू वांट टू से समथिंग, फ्यू सेकंड्स प्लीज। जी सर, थैंक यू सो मच, वेलकम सर। थैंक यू सो मच, दिस वाज अ वंडरफुल सेशन एंड मैंने भी सब सुना एंड वी विल इंशाल्लाह मीट वन इंशाल्लाह अगेन विद अनदर सेशन। ओके ग्रेट। सो आपकी सपोर्ट चाहिए होती है क्योंकि ये सपोर्ट के बगैर एजुकेशन ये पार्ट एंड पार्सल है पूरी दुनिया के अंदर, सब कुछ साथ साथ चलता है। बिल्कुल सर, इट्स माय प्लेजर एंड इंशाल्लाह यही हम कंटिन्यू रखेंगे और जितने भी इंशाल्लाह हमारी सर्विसेज होंगी वो आपके लिए आपके और आपके स्टूडेंट्स के लिए हाजिर होंगी इंशाल्लाह। Thank you, Ibrar. So this is time to say goodbye and best of luck to all the candidates. मुझे पता चला है कुछ हमारे सीनियर जिनका एग्जाम ऑलरेडी पास हो चुका है वो सिर्फ डॉक्टर नुमान को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, उन्होंने हमें बहुत ज्वाइन बहुत किया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, थैंक यू वेरी मच ऑल। एंड सब मुझे मिस करते हैं एमआईसी में, मैं भी सबको मिस करता हूँ। ओके असीफ। चलें, थैंक यू जी, बहुत ओके जी, शुक्रिया अल्लाह आप हाफिज। सबका। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।